बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये आ रही है कि 70 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान इस वक्त चल रहा है। शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान की खबर है। ऑलमोस्ट 60% के आसपास मामला जो है वो 5 सवा 5 तक पहुंच गया है। तो ये मामला दिखा रहा है कि इस बार पिछले बार से ज्यादा वोटिंग होने का अनुमान हो सकता है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आमतौर पर ठीक ठाक वोटिंग होती है। मतदान प्रतिशत आमतौर पर 60% के ऊपर जाता है, लेकिन इस बार 6 बजे वोटिंग खत्म होगी और उसके पहले आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है इस बार 70 तक ना पहुंच जाए। ऐसा हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर 5 बजे तक अगर 57% है और पिछले बार के आंकड़े देखिए तो 62 यानी 63 करीब 62 दशमलव समथिंग है, यानी कि 63% है। और उसके पहले 2015 के अगर आप जब देखते हैं तो 67% था। तो 67% यानी कि यहां से 10% एक घंटे में वोटिंग होना मुझे लगता है कि एक बड़ा टास्क है। मुझे लगता नहीं है कि 10% वोटिंग हो पाएगी। नहीं हो पाएगी या हो पाएगी अभी पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो है कि 65% हो या 64% हो या 70% हो, उसमें से कितना किसके खाते में गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2015 और 2020 के मतदान का जो मतदान था वो इसका गवाह रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको थोड़ा समझा देता हूं कब कितने वोट पड़े थे। 2020 में 62.5% के करीब मतदान हुआ था, 15 में 67.12%, 2013 में 65% और 2025 में अभी तक 57.7%, यानी कमोबेश वहीं पर मामला जाकर रुक सकता है जितना रहता है 65, 66, 67% के आसपास। लेकिन अमूमन हम लोग कई बार कहते हैं सर कि एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है और सत्ता विरोधी लहर होती है तो वोटर ज्यादा निकलता है, ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा वो भी नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत से आप कुछ पकड़ पाए, ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, सो मतलब ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, अगर टर्नआउट बढ़ा तो इसका फायदा किसी खास पार्टी को ही होगा। सो ये एक बार जरा इस पर और हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर वोटिंग कम या ज्यादा होती है तो उसके मायने क्या, किस तरीके से समझे जाएं। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग हमारे जो ग्राउंड जीरो पर जो लोग हमारे सहयोगी मौजूद थे आज दिन भर और जिन्होंने बहुत करीब से आज वोटिंग को देखा है, जरा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ पुलकित, रविकांत और श्वेता और हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एक बार पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, पूरा दिन आज बहुत गहमा गहमी रही और बहुत एक तरीके से दिख रहा है कि जो क्लोज फाइट जो कह रहे हैं लोग वो ग्राउंड पे भी दिख रहा है। दोनों तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक तरीके से खींचतान मची रही। क्या लगता है आपको कि नतीजे भी उसी तरीके से आएंगे? आपको लगता है कि कुछ डिसिसिव आपने कुछ भांप लिया है कि क्या होने वाला है वहां? देखिए, कुछ चीजें जो ग्राउंड पर साफ दिख रही हैं। पहली बात ये कि 699 उम्मीदवार थे इन चुनावों के अंदर, लेकिन जो असली मुकाबला है वो करीब 140 या 150 के बीच में है, यानी कि बहुत कम सीटें ऐसी हैं जिन पे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। और इसका सीधा असर अगर देखें तो दोनों यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलता है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसपे अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो आपको फायदा मिलता है और उससे लगभग ही बीजेपी को भी फायदा मिलता है। लेकिन एक दो चीज जो चुनावों के दौरान नजर आती है वो ये कि कांग्रेस ने शुरू में चुनाव को जिस तरीके से उठाया था वो लास्ट में जाते जाते उस तरीके का नहीं बचा कि कांग्रेस को बहुत फायदा हो जाए। चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे वो आप ईस्ट नॉर्थ किसी भी विधानसभा में चले जाओ, बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई कांग्रेस के उम्मीदवार ने उस तरीके से मेहनत की है। 3-4 सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो नई दिल्ली है, जंगपुरा है और जी कालका जी है। ये 3 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में चुनावों के दौरान रही थी और इन तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। यानी पुलकित, अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो रहा है तो ये सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं से मिलनी थी जी मतलब मोटे तौर पर कि कांग्रेस अगर वोट खींच ले कुछ भी तो माना जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी का वोट जाएगा और आम आदमी पार्टी को डेंट कर सकता है। पुलकित, आप जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊं रविकांत और दूसरे सहयोगियों के पास। देखिए माना जाता है, लेकिन मैंने पूरा आकलन किया है हर सीट पर वोटों का। जब भी कांग्रेस कमजोर होती है तो उसका सीधा फायदा बहुत बड़े लेवल पे आपको नहीं होता। कुछ परसेंटेज है, कहीं 70% आपको हो गया, कहीं 30% बीजेपी को हो गया, कहीं 40% बीजेपी को हो गया। दोनों में समानता रहती है क्योंकि ठीक है, मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि वो मिला जुला लड्डू जो है वो दोनों में बट जाएगा, लेकिन वो लड्डू 8 तारीख को कौन खिलाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, आपके हिसाब से अभी दिन भर में तो माहौल ऐसा लग रहा है कि 50-50 का मुकाबला है। अभी एग्जिट पोल के आंकड़े बताएंगे कि किसकी तरफ 60-40 होना है,
लेकिन आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहे हैं जिस पर वोट पड़े हैं? शीश महल कोई मुद्दा था, नहीं था? केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई मुद्दा था, नहीं था? यमुना, गंदगी वगैरह वगैरह ये सब था आज के वोटिंग के दौरान या नहीं था? देखिए सुशांत जी, मैं आपकी और रंजीत जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार चुनाव बहुत ही दिलचस्प और रोचक ग्राउंड पर रहा। एक पार्टी आरोप लगाती थी, उसका तुरंत काउंटर आता था, तो ग्राउंड पे साफ तौर पर दिखा कि चुनाव दिल्ली का बेहद रोचक रहा। जो सबसे प्रमुख मुद्दे थे दिल्ली की जनता के लिए, उसमें था साफ पानी, सड़कें और स्कूल का जो शिक्षा मॉडल है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। यमुना का मुद्दा बीजेपी ने बनाया, शीश महल का मुद्दा बनाया, उसको काउंटर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे वो दिल्ली के चुनाव में साफ तौर पर हावी दिखे। बीजेपी पूरे चुनाव में दिल्ली की जनता को यही बताती रही कि 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बेसिक सुविधाएं अगर नहीं दे पाई है तो वो बाकी क्या करेगी। तो स्थानीय मुद्दे साफ तौर पर चुनाव में मुद्दे बने और इसी कुछ आधार बनाकर बीजेपी जो है जनता के बीच में थी। इस वक्त मैं सीपी में हूं और हमारे सहयोगी पुलकित भी हैं, यहाँ की जनता भी हमारे साथ है। इन मुद्दों का पूछ भी लेते हैं। इन मुद्दों का कितना असर हुआ उस पर और आगे भी चर्चा करेंगे, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे रविकांत। लेकिन जरा हमारे दो और सहयोगी हैं, श्वेता और साक्षी, जो कि आज मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, जो सीटें हैं, वहां पर आज सुबह से थी और उन्होंने देखा है वहां पर कि किस तरीके से आज बाकी सीटों के मुकाबले मुस्लिम बहुल सीटों पे ज्यादा टर्नआउट था, ज्यादा लोगों में उत्साह दिखा और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी रहा। इसका क्या मतलब है वो भी समझेंगे। एक बार श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, क्या आपने जो आज देखा, क्या आपको लगता है कि इन सीटों पे लोग कमोबेश मन बनाकर आए थे, फैसला हो चुका है इन सीटों पे जिस तरीके से वोटिंग हुई है? रंजीत जी, यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इस बार वोटिंग परसेंटेज ओखला कह ले या जो भी मुस्लिम बहुल इलाके वहां ज्यादा देखने को मिला। लेकिन देखिए, एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने की वजह से यहां खेल बिगड़ता भी दिख रहा है। जनता कह रही है कि भावनात्मक रूप पे यहां लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर वोट बढ़ जाते हैं शफीउर रहमान और अमानतुल्लाह के बीच में, तो जाहिर सी बात है फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि मनीष चौधरी वहां पर उम्मीदवार है और उन्हें पता है इन इलाकों में तो वो गए भी नहीं है। तो इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। साक्षी और मैंने जहां जहां कवर किया रंजीत जी, सच मानिए बंगाल चुनाव आपने देखा था कि कैसे लहर लग रही थी बीजेपी की, आई दीदी, तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहां बनते हमने देखी। क्यों साक्षी? और इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। कई सीटों पर मैं और श्वेता गए, पॉश मार्केट एरियाज में गए, बड़ी संख्या में लोग हमसे मुलाकात करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था लोगों का झुकाव एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बाजी मारती हुई नजर आ रही थी। दूसरी ओर लगता था कि नहीं नहीं, कांग्रेस भी पिक्चर में है, क्योंकि शीला दीक्षित के समय को जनता आज भी याद करती है। दिल्ली के विकास के ऊपर जनता आज भी शीला दीक्षित का नाम लेती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे। आपने क्योंकि कहा कि कौन कौन से मुद्दे रहे, तो एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा था, यमुना का पानी बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा था, साथ साथ में साफ सफाई और पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये सभी मुद्दों के एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा साक्षी आपसे कि आप लोगों ने बहुत शुरुआत से ये पूरी कवरेज की है इस चुनाव की, तो जो शुरुआत में जिस तरह का मूड, जिस तरह का माहौल दिख रहा था, बीजेपी का दावा है कि आखिर के 5-7 दिनों में बहुत हद तक मोमेंटम बदला है, चेंज हुआ है। क्या वाकई वो आज भी आपको वोटिंग के समय भी वो चीज दिखी, या लगता है कि नहीं, जैसे शुरुआत में जैसा माहौल था उसी ट्रेंड पे आज वोटिंग भी हुई? वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत लोगों का सिनेरियो चेंज हुआ है, माइंडसेट जरूर चेंज होता है इन डेज में। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जब हम कवरेज के लिए जा रहे थे, 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो श्वेता और मुझे लोग कहते थे अभी हमने सोचा नहीं है, हम बाद में सोचेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे, जो कुछ उस समय सिनेरियो बनेगा हम उसके ऊपर वोट करेंगे। लेकिन एंड के डेज में आते आते जब जैसे जैसे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और भी ज्यादा अपने चरम पर पहुंचता है, चीजें और भी ज्यादा हाइप पे पहुंचती है, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो संसद में जो कुछ हो रहा है वो हो। साक्षी, रंजीत जी, नहीं, वो तो है ही। देखिए, अगर पहाड़ी और दिहाड़ी ये जो है और स्विंग वोटर ये खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, ये तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। ये जिसकी लेकिन वो किधर जाएंगे अभी पता चल जाएगा। एक बार मनीष के पास थोड़ी देर में आएंगे। आज मिल्कीपुर में भी बाईपोल हुआ है, तो वहां अयोध्या का बदला क्या बीजेपी ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, वो आऊंगा मनीष। थोड़ा सा मेहमानों के पास चलते हैं। शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, वैसी स्थिति है? और क्या क्लियर मैंडेट वो 50-60 सीट वाला किसी को मिलता लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्लियर, मतलब जो 50-60 की बात होगी वो नहीं जाएगा। पर डेफिनेटली एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो छवि थी 2013 हो, 15 हो, 20 हो,
आज वो छवि नहीं है। तो ये बैक टू द वॉल फाइट रहा है केजरीवाल जी के लिए पर्सनली, एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी आ गया है। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है दिल्ली लोग तंग हो चुके हैं, जो जिस तरह की जो सिविक इश्यूज बार बार आते हैं और लगातार केंद्र सरकार के साथ एक जंग, जिसका फायदा लोगों को कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए, आप म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आई, क्या दिल्ली में आज सारे जितने वार्ड्स हैं क्या वही कोई क्वालिटी बेटर हुई है? तो कुछ फर्क नहीं आया कि भाई पहले कह रहे थे बीजेपी म्युनिसिपैलिटी चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो आगे 22 में, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स देख रहे दिल्ली हैं में कि चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में चेंज आपको लग रहा है हो सकता है। मुझे लगता है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। ठीक है शशि जी आपके हिसाब से एक रिएक्शन शशि जी का। हाँ, देखिए, चुनाव डेफिनेटली केजरीवाल जी के लिए बहुत ही टफ चुनाव था और उसका सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि खुद ही अपनी सीट में फंसे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं। पिछले दो चुनाव, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उनको वोट आया था 50% से ऊपर, लेकिन इस बार जो भी जीतेंगे 2 या 3% से ही जीतेंगे। अच्छा 1500 से 35 के बीच। मतलब ये रंजीत जी बहुत दिलचस्प है कि केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और उनकी सीट फंसी हुई। अभी कुछ ही देर में एग्जिट पोल में के नतीजे आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि नई दिल्ली की वो सीट जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं वो मामला फंसा है या नहीं फंसा है। आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि मतलब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जैसा दोनों लोगों ने कहा कि केजरीवाल अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात है ना। और इसमें क्या नतीजा आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट और ऋतुराज झा स्पोक्स पर्सन के तौर पे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी, भाई अंजलि राय हैं। अच्छा, अंजलि राय हैं, ठीक है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अंजलि जी, सवाल यही है कि जैसा कि अभी हमारे शुरुआती 2 जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी अपने पूरे, हालांकि बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन 10 साल के 12 साल के इतिहास में सबसे मुश्किल दौर में है और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? मतलब प्रवक्ता बदले हैं, सरकार तो नहीं बदल जाएगी। देखिए, मुश्किल लड़ाई तो आप ठीक कह रहे हैं। मुश्किल लड़ाई इसलिए है कि जितनी गुंडागर्दी इस बार हो रही है और जिस तरह से सरकारी एजेंसीज हमको फेवर नहीं कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस बार कर रही है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहले इलेक्शंस हुए थे, जितना थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। हर जगह पर इतनी शिकायतें आई, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को राजी है, ना ही पुलिस हमारी शिकायतों को अटेंड कर रहा है, और हर जगह पर ये कहीं पर पैसा बांटा जा रहा है, कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारे लोगों तो इस मुश्किल के बावजूद आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। फिर तो दिक्कत क्या, फिर मुश्किल का है, फिर तो सब बढ़िया बम बम है। आखिरकार जीत ही मायने रखती है, बाकी तो चीजें तो मायना तो जीत ही रखती है, लेकिन ये है कि आपने कहा मुश्किलों की बात की तो हमें लड़ना। ठीक है, गोपाल जी का एक रिएक्शन लूं ब्रेक के पहले। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप लोगों ने बहुत मुश्किल खड़ी की, बहुत प्रयास किया, पैसा बांटा, वो बांटा, सब किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि जीत तो वही रही है। नहीं, देखिए, हमने किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी की है। आम आदमी पार्टी के अपने कारनामे हैं जिनने उनके लिए मुश्किल खड़ी की है। अगर एक्साइज घोटाला करोगे, शीश महल में रहोगे और जनता के लिए यमुना साफ करने का 5 साल में प्रतिज्ञा करोगे, नहीं तो वोट नहीं देना, और आप कहोगे 5 साल और दे दो, तो ये मुश्किलें इसी बात की है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर नहीं कर रहे। गवर्नेंस, देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां गवर्नेंस महत्वपूर्ण है और वो गवर्नेंस में कंप्लीट फेलियर है। जो भारतीय जनता पार्टी की बजट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी का देख लीजिए, इसके कारण हम जीत रहे हैं। ये तो बिल्कुल हवा में बैठे हुए थे कि हम जीत रहे हैं, हमें आप, ठीक है, हवा निकल गई। चलिए, आप और बीजेपी दोनों तो लगातार कह रहे हैं चुनाव में हम जीत रहे हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। जगदीश भाई, आप लोगों की भी कोई उम्मीद है सरकार बनाने की?
देखिए सुशांत और रंजीत भाई, आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मैं सुबह से त्रिनगर क्षेत्र में काम कर रहा था, वहीं की बात चल रही थी कि झूठों को बाहर करो। आप सुबह जब मैंने टेलीविजन देखा तो अमित शाह जी ने अपील करी वोट झूठों को मत देना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी कांग्रेस को वोट देने की बात करें। उसके बाद कुछ देर बाद देखा कि अतिथि मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज काली माता मंदिर, सुनो, काली माता मंदिर गए, वो बोले कि वोट काम करने वाले को देना है। यहां भी मुझे अच्छा लगा, काम तो शिला ने करा है तो उनको वोट देना। मुझे लगता है कि बीजेपी और आप पार्टी कांग्रेस के वोट मांग रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो मांग रहे हैं, ये भी इसीलिए लगे हैं। आप लोग सब कहते थे कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, 3 दिन में ऐसा चमत्कार कर दिया भाजपा और आपकी दोनों की डुगडुगी बच गई है। कोई बहुमत पाने वाला नहीं है। जब तक हम नहीं रहेंगे सरकार भी नहीं बनेगी। लेकिन अब तो 10 साल हो गए जगदीश शर्मा, 10 साल। मुझे लग रहा है कि इतना लंबा अरसा हो गया कि दिल्ली के लोगों को कांग्रेस भी कोई पार्टी याद भी होगी, है भी नहीं, पता नहीं। जगदीश भाई की जो ये सत्य बोलने की आदत है मुझे अच्छी लगी। उन्होंने खुद मान लिया कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वो बनवाने की स्थिति में। तो वो खुद मान रहे हैं कि भाई 5-10 टाइप की सीट आएगी, हम असेंबली होगी और हम सरकार बनाएंगे। और मैं भी कह रहा हूं किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। देखेंगे जैसे सर ये आप पहले भी बोले थे, देश को बिकते हुए ये आप पहले भी बोले थे कि हम नहीं जाएंगे और उसके बाद केजरीवाल से सट गए। किसी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ तो नहीं पहले नहीं बोले थे। मैं अभी चुनाव के पहले क्या समीकरण थे चुनाव के दौरान? जगदीश भाई यही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप लोग छाती पीटे थे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, तो पहले किस बात की छाती पीट रहे थे ना? ये नहीं चलेगा। देखिए हम विष्णु के अवतार तो है नहीं भाई, गलती इंसान से होती है। विष्णु के अवतार हो तो हम भी कहते हैं गलती नहीं है, गलतियां इंसान से होती हैं, हम विष्णु के अवतार नहीं है। तारिक खान हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं। तारिक भाई, एक तो दिल्ली में आप लोगों ने केजरीवाल के लिए वोट मांगे हैं, राहुल गांधी को आप लोग साइड क्यों कर दे रहे हैं, ये थोड़ा समझाइए। और आपके हिसाब से कांग्रेस आपकी दोस्त जो है वो जीतेगी या आप जीतेगी? और वहां मिल्कीपुर की क्या रिपोर्ट आ रही है सर? जिसको हमने सपोर्ट किया है, सोच समझ के किया है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। और दूसरी बात, मिल्कीपुर में एक आदमी, शायद बाबा साहब ने अधिकार दिया था 1 वोट डाले, बीजेपी 6 वोट डलवा रही है एक आदमी से। वीडियो आपने देखा होगा भाई। हिंदू में ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो एक आदमी से 6 वोट डलवा लिया। तो आप एक मिनट तारिक भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल और जीतेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मिल्कीपुर में बीजेपी 1 के बदले 6 वोट डलवा पा रही है, दिल्ली में क्यों नहीं डलवा पा रही है? नहीं, यूपी में तो करवा ही रही है, ऐसा वीडियो सामने आया। तो दिल्ली में क्यों नहीं करा पा रही है? नहीं करवाए दिल्ली में, फिर केजरीवाल कैसे जीतेंगे? वो आप अमित शाह साहब से पूछिए कि दिल्ली में ये क्या बात हुई? मिल्कीपुर में वोट डलवा दे रहे हैं और दिल्ली में नहीं करवा पा रहे हैं। अलग अलग स्टेट है ना। नहीं मतलब तो मिल्कीपुर में 6 वोट अगर पड़ रहे हैं आपके हिसाब से, तो वहां बीजेपी जीत रही है ना? फिर साहब जस्ट सुनिए, तो ये वीडियो है, ये नहीं तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि तो आप ये मान रहे हैं कि वहां बीजेपी जीत रही है ना? तो कौन जीतेगा आपके हिसाब से? अच्छा, नहीं मतलब मैं नहीं भाई, अभी तो हम यही तो राय ले रहे हैं। हमारी तो बाबा साहब ने जितवाने हरवाने का काम आप लोग करते हैं, हम तो बस सवाल ही करते हैं। ये अच्छी बात है, आपका एग्जिट पोल आ गया कि मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है, सपा के प्रवक्ता मान रहे हैं। बाबा साहब ने एक आदमी 1 वोट दिया था या एक आदमी 6 वोट दिया था? या बीजेपी का है एक आदमी 6 वोट? एक आदमी जो विधानसभा का ही नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बाहर से आए थे वोट डालने के लिए। चुनाव आयोग चुप है ही नहीं। ये चुनाव, अरे लेकिन यही काम दिल्ली में भी तो हो सकता है, वहां बीजेपी नहीं कर पा रही, मिल्कीपुर में कर ले रही है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक सेकंड, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेईमानी यहां हो रही है? मैं कैसे एक्सेप्ट कर रहा हूं? आप कह रहे हैं भाई, मैं तो प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर बेईमानी कोई कर सकता तो वो करेगा मिल्कीपुर में, तो दिल्ली में भी कर लेगा आपके हिसाब से। तो जो बेईमानी दिल्ली में, यूपी में कर रहे हो, दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप गजब लॉजिक है भाई, साधुवाद है। अरे भाई ठीक, ओके सर, साधुवाद ले लीजिए, पब्लिक देख रही है। ओके सर, ठीक है, आपने मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब बड़ी खबर आपको बता दें, जो नेता कह रहे हैं वो तो कह ही रहे, लास्ट मिनट है, उसमें क्या बदलना है नहीं बदलना है, लेकिन सट्टा बाजार, एग्जिट पोल के पहले सट्टा बाजार से क्या बड़ी ब्रेकिंग आ रही है? किस पर सट्टा बाजार पैसा लगा रहा है? बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर सट्टा बाजार में भी दिख रही है, बिल्कुल। और यहां जो है कल के मुकाबले आज बीजेपी थोड़ी आगे जरूर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले आज आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, यानी कि जो भाव है उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है, और जिससे कि आप अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई किसका बाजार गर्म है। तो फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के आंकड़े थोड़े बहुमत से पीछे दिख रहे हैं। तो पहले आपको फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के बारे में बताता हूं। वहां आम आदमी पार्टी को
37 से 39 सीटें आ सकती हैं, सट्टा बाजार कल कह रहा था। हाँ। आज वो सट्टा बाजार कह रहा है कि 2-2 सीट घटा दीजिए मिनिमम मैक्सिमम में से, 35 से 37 आम आदमी पार्टी रहेगी और बीजेपी 31 से 33। कल ये आंकड़ा था फलौदी सट्टा बाजार में, आज फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की 2 सीटें बढ़ा दिया है, कह रहा है बीजेपी 35 जा सकती है। बहुमत के लिए आंकड़ा दिल्ली में 36 का है। तो अगर सट्टा बाजार को आप देखिएगा तो सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। लेकिन शेखर सर, अगर ये 36-37 टाइप का मामला रहा तो सरकार आप बना पाएगी? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है वो चाहेंगे आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन बन के आए, एक बार बाहर बैठे, और मुझे लगता है चेंज की माहौल। मतलब आपको लग रहा है इतना ही क्लोज फाइट है जितना सट्टा बाजार बता रहा है? अगर सट्टा बाजार ही बता रहा है कि इतना क्लोज फाइट है, तब इसका मतलब वो जो आम आदमी पार्टी की जो पहले प्रोजेक्शन थी कि 50-55 तक आएंगे, वो वाला दिखाई अच्छा, एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही फलौदी सट्टा बाजार है जिसने पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए 55 सीट प्रिडिक्ट की थी और आम आदमी पार्टी को 62 सीट आई थी। तो जितना प्रिडिक्ट किया था उसके कमोबेश आसपास था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें बड़ी भी आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी को 35-37 सीट की बात हो रही है, लेकिन इस बार क्या बढ़ेगा वो आंकड़ा, नहीं बढ़ेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं 6:30 बजे से। उससे पहले रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, आपको क्या ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है? क्लोज फाइट, टफ फाइट, एक तरफा मामला पिछले बार की तरह, क्या लग रहा है? आज का सेंस क्या है आपका वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद? सुशांत, देखिए, नेताओं के दावे, इसके अलावा सट्टा बाजार का हाल और वोटरों की क्या राय, ये तमाम चीजें तो हमने दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि जितने भी प्रचार हम लोगों ने चुनाव के वक्त देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का रहा, बीजेपी और कांग्रेस का, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी जो नोटा से अपनी लड़ाई जीतती हुई तीसरे पायदान पर है। हम इसलिए तीसरा पायदान कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी मार्किंग जरूर ये की थी कि 12 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, टक्कर दे सकती है कांग्रेस पार्टी। लगभग जो अनुमान है वो ये कि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत ला सकती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है रंजीता, लेकिन ये बताइए, जब मैंने सवाल पूछा आप मोबाइल देख रही थी, खबर पढ़ रही थी या सट्टा बाजार में पैसा लगा रही थी? मुझे लगता है सट्टा बाजार में पैसा लगाने का समय सोच रही थी कितना वक्त कांग्रेस को दिया जाएगा स्क्रीन पर। अब खबर देखने का वक्त है। कहीं ना कहीं ये थी कि कांग्रेस की भी चीजें निकल के आनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस जो है वो अनुमान ये लगा रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ जाए, कांग्रेस पार्टी इसी में खुश हो जाएगी। तो क्या एंकर जो है वो रिपोर्टर को भी कुछ मौका दे देंगे बोलने के लिए कांग्रेस के बारे में?